हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, मोशन एंड फोर्स। इसमें आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जो मोशन और फोर्स को डील करती है उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की फर्दर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी को कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम न्यूटन ने 1687 में। एक बुक में प्रिंसिपिया नाम था उस बुक का। बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ऐसी बॉडीज़ को डिस्कस करते हैं जो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, मसलन मिसाइल की मूवमेंट, प्लैनेट्स की मूवमेंट अराउंड द सन, एक्सेट्रा। मैकेनिक्स की जो दूसरी ब्रांच है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, उसमें हम ऐसी बॉडीज़ की मोशन को डिस्कस करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर आता है। पहले हम उसको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम एक एग्जांपल से तीनों लॉज को समराइज करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को इनर्शिया का कानून यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी की स्टेट को बरकरार रखती है, उसकी हालत को। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रखती है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो तो इनर्शिया की वजह से वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी, अनलेस उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई की जाए। A body at rest will remain at rest, or moving with uniform velocity will continue to do so until an external unbalanced force will act on it. अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि अगर कोई हैवी बॉडी है और रेस्ट पर है, उसको मूव करवाना ज़्यादा मुश्किल होगा लाइट बॉडी की निस्बत। तो हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है उसको मूव करवाने के लिए ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। मतलब इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है अपनी स्टेट को बरकरार रखने की। So we can say that the mass of the object is a quantitative measure of its inertia. यानी mass पे डिपेंड करता है कि बॉडी का inertia कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। The frame of reference in which Newton's first law of motion hold is known as inertial frame of reference. हमने first law of motion को law of inertia का नाम दिया। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम डिस्क्राइब करते हैं उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। अब इनर्शियल में हमने डिस्कस किया था कि या तो वो बॉडी रेस्ट पर होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, तो मींस एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, सेट ऑफ एक्सिस जिसके हवाले से हम किसी बॉडी के मोशन को डिस्कस करते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। वो एक्स, वाई और जी एक्सिस भी हो सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा एक्सिस भी हो सकते हैं। हमने कहा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करते हैं, मतलब ऐसे फ्रेम में जिसका एक्सेलरेशन सिफर होता है, मतलब या तो रेस्ट पर है बॉडी या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही होती है। दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन सिफर ही होता है ना, तो इसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ भी तकरीबन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है, क्योंकि ये भी तकरीबन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। हर 24 घंटे में अपने ऑर्बिट के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है अर्थ, इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ सिफर एक्सेलरेशन से रिलेटेड था कि बॉडी या रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, तो उसको डिस्कस करते थे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। लेकिन सेकेंड लॉ में बॉडी की एक्सेलरेशन को हम डिस्कस करते हैं, मतलब जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है।
अब वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? तो वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के। तो जब दोनों को इकट्ठा लिखें तो ए इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए। एम जो उधर डिवाइड हो रहा था एफ के साथ, वो दूसरी तरफ जाके इक्वल के एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ इज़ इक्वल टू एम ए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ओपोजिट। मसलन जब हम दीवार पर बॉल को हिट करते हैं तो वो बॉल वॉल पर एक्शन करती है, तो बदले में वो दीवार उस बॉल पर रिएक्शन करती है, मतलब वो उसको रोक कर वापस ओपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव करती है। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज़ पर होता है, एक ही बॉडी पर नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि लास्ट पर हम एक ही एग्जांपल से तीनों लॉज को समराइज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे रॉकेट की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो रॉकेट स्टार्ट में रेस्ट पर होता है। जब उसने अपनी मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं की होती तब अप्लाई होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है और वो रॉकेट को मूव करती है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और वो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के। मतलब उसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। तो जब वो तेज़ी से रॉकेट आगे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव करता है तो रिएक्शन में कुछ गैसेस रिलीज़ करता है। ये नज़ारा तो अक्सर आसमान पर देखने को मिलता है कि रॉकेट फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है और बैकवर्ड उसकी गैसेस रिलीज़ हो रही होती हैं। तब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। जब रेस्ट पर था तो फर्स्ट लॉ, मूविंग स्टार्ट हुई, मोशन स्टार्ट हुई तो सेकंड लॉ, और जब एक्शन के बदले कोई रिएक्शन दिया यानी गैसेस रिलीज़ की अपनी मूवमेंट की वजह से तो थर्ड लॉ। और ऐसी और बहुत सी एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, मसलन कार की मूवमेंट, बॉल की मूवमेंट एक्सेट्रा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।